नमस्कार। तीसरी बार सत्ता का कमान अपने हाथ में ले चुके हेमंत सोरेन कल सदन के अंदर बहुमत साबित करेंगे और इसके ठीक एक दिन पहले यानी कि अभी जो शाम का वक्त है, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त मैं और हमारे सहयोगी मनोज पांडे हम दोनों सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं और दरअसल कल किस तरीके से सदन के अंदर की परिस्थितियां होंगी, इसके पहले की रणनीति जो है एनडीए और इंडिया दोनों अलायंस अपने अपने तरीके से जो है रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और एक खबर जो इस बीच जो थोड़ी देर पहले ही निकल कर के आई और वो अब स्पष्ट सा हो गया है कि कल ही बहुमत साबित करने के बाद हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट का एक्सटेंशन भी करेंगे और मंत्रिमंडल में वो चेहरे जो पहले हेमंत कैबिनेट का हिस्सा रहे या फिर बाद में चंपई कैबिनेट का हिस्सा रहे और अब जबकि तीसरी दफ़ा हेमंत सोरेन सरकार का चेहरा बन चुके हैं, ऐसे में उन चेहरों पे भी जो है कई तरीके की बातचीत हो रही है कि क्या उन्हीं पुराने चेहरे रिपीट होंगे या फिर नए लोगों को मौका मिलेगा। इस वक्त थोड़ी देर पहले जो है बैठक शुरू हो गई है, ज़्यादातर विधायकों का आना भी शुरू हो गया है। तकरीबन 30 के आसपास के विधायक सीएम हाउस के अंदर जो इंडिया अलायंस के जो घटक दल के विधायक हैं वो पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर में भी जो है बैठकों का दौर जारी है, विधायक वहां पे भी जो है पहुंचे हुए हैं। पांडे जी, कल बहुमत भी साबित होना है और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है जिस पे पूरे राज्य की निगाहें हैं कि कल ही जो है कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल चेहरे कल शपथ लेंगे और उसकी जानकारी भी राजभवन को दे दी गई है। एक जो बैठकों का जो दौर चल रहा है, एक महज एक कोरम सा है या फिर आप कुछ और दूसरे तरीके से भी देख पा रहे हैं या फिर जो दर्शक हैं उनको कुछ और तरीके से भी देखना चाहिए? ये एक महज कोरम है। दरअसल इस बैठक के बीच में एक बैठक होगी जो कांग्रेस प्रभारी, कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ होगी। वही बैठक ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल किया जाए, नहीं किया जाए, किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, 2 पद खाली है उसको कैसे भरा जाए, इन सब पे जो चर्चा होगी ये कोरम मात्र ही है, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का। सत्ता पक्ष में आप देख लिए यहाँ सत्ता पक्ष के तमाम लोग हैं, अभी विनोद सिंह भी गए, लेकिन विपक्ष के तौर पे बीजेपी अकेले बैठक कर रही है। तो आप समझ सकते हैं उनके साथ तो आंसू का भी बैठक हो सकता था और लोगों एनसीपी को भी वो बुला सकते थे, पर वो दोनों अपना कोरम पूरा कर रहे हैं। अब रही बात कि कल जो 3:30 बजे होगा बहुमत साबित करने के बाद जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा उसमें सबकी निगाहें टिकी हुई है और जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें 2 नए चेहरे संभवतः हो सकते हैं और बाकी एज इट इज ही रहेगा। तो इस बार जब मैंने आज सुबह कांग्रेस प्रभारी से बात किया कि आप का निर्णय क्या है, पार्टी क्या मान रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई निर्णय नहीं है, हमारे पास 3 प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए नो चेंज, प्लान बी रिक्त पद को भर देना है और प्लान सी इफ जेएमएम विल चेंज वी विल आल्सो गोइंग टू चेंज। बोले तो पिछले बार तो जेएमएम ने चेंज किया था, आपने नहीं किया। तो बोले कि वो आखिरी वक्त पे इन लोगों ने किया, हमने पूछा था तो ये लोगों कहे कि कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है, इतने कम समय में क्या चेंज किया जाए, इस वजह से हम लोग चेंज नहीं कर पाए। अगर हम लोगों को पता रहता कि वो लोग चेंज करने वाले हैं तो हम लोग भी संभवतः चेंज करते। आप प्रभारी जो गुलाम अहमद मीर हैं झारखंड कांग्रेस के, उनकी बातों को अगर फिर से रिपीट किया जाए तो वो यह बोल रहे हैं कि पिछले दफ़ा जब चंपई सोरेन लीड कर रहे थे और उस वक्त जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में उस तरीके का समन्वय नहीं बन पाया। एक तरीके से प्रभारी यह स्वीकार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो समन्वय वो बोल रहे थे कि मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप चेंजेस करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा इतने कम समय के लिए क्यों चेंजेस करें, एज इट इज रहने देते। तो हम लोगों ने एज इट इज रहने दिया और अब देखिए अगर जेएमएम कुछ चेंजेस करेगी तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि कुछ चेंजेस होगा। मतलब क्या माना जाना चाहिए चेंजेस? तो एक बिल्कुल अब सरकार का नया चेहरा फिर से हेमंत बने हैं। जाहिर सी बात है कि चंपई सोरेन जो पहले हेमंत कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, इसके पहले मुख्यमंत्री का पद उन्होंने 5 महीने तक संभाला,
चर्चा यह है कि चंपाई सोरेन कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, तो फिर बदलाव तो एक तरीके से दिखेगा ही। अगर 12वां मंत्री जिन दो चेहरों का आप जिक्र कर रहे हैं कि 2 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस कोटे का जो एक पद खाली है मंत्री पद में, आलमगीर आलम का जो इस्तीफे के बाद जो वैकेंट हुआ है, दूसरा 12वां सीट है जिस पे बैजनाथ राम का वो दावा है, और कोशिश यही है इंडिया अलायंस की कि जो एससी कैटेगरी को लेकर के जो लगातार सवाल खास करके आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो वो लगातार करते रहे हैं, और उस सवाल का जवाब इंडिया अलायंस की तरफ से यह दिया जाता रहा कि सत्यानंद भोक्ता चूँकि पहले एससी कैटेगरी में आते थे और उनको उसी कोटे से मंत्री बनाया गया था, वो चूँकि आरजेडी के इकलौते विधायक हैं और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उनका कोई रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। तो अगर बैजनाथ राम को मौका मिलता है, अब चूँकि 3-4 महीने बाद चुनाव है, तो कोई भी सवाल को जिंदा रख करके नहीं अलायंस चाहेगा इंडिया अलायंस की वो चुनाव में जाए, तो एक बदलाव तो दिखेगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी बदलाव करने के मूड में है या फिर अभी बहुत ज़्यादा सिक्रेसी रखा जा रहा है? नहीं, वो बदलाव नहीं होगा, वो रिक्त पद को भरा जाएगा। 11वां मंत्री कोई नहीं था, मुख्यमंत्री को छोड़ दे, तो 12वां हमेशा खाली रहा, रघुवर दास के समय से ये चल रहा है। तो इस बार कोशिश ये की जा रही है कि 12वां को भर दिया जाए और वो जेएमएम के कोटे में जाए, तो वो उनके कोटे में जाएगा। तो वो ये बात है कि एससी कैटेगरी से आते हैं, दलित समाज से हैं, तो उनको जगह मिलेगी। अब रही चंपई सोरेन की बात, तो अगर चंपई को सरकार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करती है, तब तो फिर इनको एक ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो वो बसंत सोरेन को करे या किसी और एक को करे। लेकिन ऐसी परिस्थितियां मेरे अनुसार से, मेरे सूत्रों के अनुसार से उत्पन्न होने नहीं जा रही है। जो पुराने हैं वही रहेंगे, आलमगीर की जगह इरफान, और एक जो सीट खाली है उसमें बैजनाथ राम। सनी सरद हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, वहाँ पे भी बीजेपी विधायक दल की बैठक वहाँ पे चल रही है। सनी, वहाँ पे क्या स्थिति है? और चूँकि कल विशेष सत्र है, हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल करेंगे, तीसरी बार उन्होंने सत्ता का कमान अपने हाथों में लिया है, आंकड़े तो स्पष्ट हैं और जिससे यह दिख रहा है कि कोई बाधा नहीं है। तो बीजेपी की क्या रणनीति है? क्या किसी नेता से बातचीत हो पाई आपकी? देखिए, बैठक अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और अभी भी कई विधायक आ ही रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले कोडरमा की विधायक नीरा यादव पहुंची और अभी तुरंत जो है विधायक रणधीर सिंह सारठ के जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं। इससे पहले अमित यादव पहुंचे, थोड़ी देर पहले तोरपा के विधायक कोचे मुंडा पहुंचे हैं। तो ये बैठक चल रही है। एक तो बैठक देखिए एक ट्रेडिशन भी है कि विधानसभा का सत्र जब भी होता है तो उससे पहले ये बैठक बुलाई जाती है विधायक दल की, और बैठक में ये रणनीति बनती है कि सरकार को कैसे घेरा जाए। अब चूंकि ये मसला है कि एक ही दिन का विशेष सत्र है और सरकार को बहुमत साबित करना है, हाँ। तो ये बहुमत साबित करने में भले ही सरकार को परेशानी नहीं हो, लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी लगातार बयान दे रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और यही वजह है कि बहुमत साबित करने के बाद कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, उसमें बीजेपी भले ही कोई दिमाग नहीं लगाए या नहीं लगा रही हो, लेकिन बयान तो ऐसे आ रहे हैं। रही बात कि क्या कल एक दिन के विशेष सत्र में और बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज चर्चा करने की रणनीति बनाई गई है। और यही वजह है कि आप देखिए कि राजधानी रांची में जितने जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, खास करके नौकरी और रोजगार के मसले को लेकर, वहाँ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों की एक टीम जो है गई, जिसमें कि सीनियर विधायक सीपी सिंह मौजूद थे, विधायक अमित मंडल मौजूद थे, तो अनंत ओझा जो विधायक हैं राजमहल के वो मौजूद थे। ये गए, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांगों के साथ ये लोग खड़े हैं, अगर ये सरकार में आते हैं तो कैसे समाधान होगा और फिलहाल सरकार के सामने कैसे मजबूती के साथ बात को रखेंगे। तो अभी बैठक शुरू हुई है, बैठक के बाद जब बातचीत होगी तब फिर पता चलेगा कि क्या कुछ बातें आज की बैठक में हुई है। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही बैठक शुरू हुई, आज अभी एक बड़ी खबर निकलकर संजय ये आई कि धुरुआ इलाके के जो निवर्तमान पार्षद हैं वेद प्रकाश सिंह, उन्हें धुरुआ बस स्टैंड के पास गोली मार दी गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एक बातचीत जो है हो रही है बैठक में। आप समझिए कि धुरुआ
इलाका आज कितना वो सेंसिटिव इलाका था। वहीं पर रथ यात्रा अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था, जहां पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए थे। और वही जगन्नाथ मंदिर के ठीक थोड़ी ही दूर पर ध्रुवा बस स्टैंड के पास एक दुकान में बैठकर वो चाय पी रहे थे और गोली मार दी गई। इससे पहले भी आपने देखा कि जिस तरह से बिरसा चौक पर एक दुकान में, सोने चांदी की दुकान में लूट हुई, उसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर उतरे, जो व्यवसायी हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। तो इन सब मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कल भले ही आवाज उठाने का मौका नहीं मिले, लेकिन एक बात अपनी लग रहा है कि बीजेपी के विधायक रखेंगे, रोजगार के मसले को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर, चंपई सोरेन के प्रति जो सिंपैथी है उसे लेकर। बिल्कुल सनी, आप जिन बातों को दोहरा रहे हैं और आपकी बातों में वो चीज़ें शामिल है जो आज बीजेपी के विधायक खास करके राजधानी में, जहाँ पे वो जो दूसरे जो कई अलग अलग जो यूथ है वो परेशान है रोज़गार के मसले पे और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन बातों का सनी जिक्र कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को कल सदन के अंदर भी देखा जा सकता है। बीजेपी के विधायक इन सवालों को ज़रूर वहाँ पे आवाज़ देंगे और वजह स्पष्ट है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को आधार बना करके हेमंत सोरेन को, नई सरकार को जो है बीजेपी घेरने का काम करेगी। सनी, आपको याद होगा कि रोजगार का जो मसला है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में जब जैसे ही हेमंत सोरेन को लेकर के खबरें स्पष्ट हुई और ये तय हो गया कि वो अब फिर से कमान संभालने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उस वक्त भी नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही और उन्होंने ये कहा कि यूथ जो है उनके पास वैकेंसी नहीं है, लेकिन जबरन वैकेंसी क्रिएट करके हेमंत सोरेन खुद जो है पद लेने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मुझे भी यही लग रहा है, जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, कि बीजेपी संभवतः कल क्या रोजगार के मसले पे जो है सबसे ज़्यादा मुखर होने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो वर्तमान दृश्य है और वर्तमान में जो बीजेपी जिसे खास करके मुद्दा बनाकर कोशिश कर रही है कि चुनावी मैदान में जाए। आप देखिए कि धीरे धीरे भ्रष्टाचार का मुद्दा कौन उठते जा रहा है और अब नौकरी रोजगार का ही मुद्दा और मसला जो है ये उठाया जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पीजीटी परीक्षा में जो कथित धांधली है उसे लेकर अमर मौर्य ने पुलिस को प्रेस किया था और उन्होंने बताया था कि किस तरह से इस परीक्षा में धांधली हुई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा फोकस कहीं ना कहीं नौकरी और रोजगार को लेकर जो असंतोष है युवाओं में, उस असंतोष को अपने तरफ करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और आज की बैठक में भी हो सकता है कि उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही हो, या फिर हो सकता है कि इससे पहले ही रणनीति बनाई गई हो। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जाके बेरोजगार और जो खास करके अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एक्सटेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे मुलाकात किए हैं। तो उसकी एक कल विधानसभा से पहले एक छवि भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। तो अभी जो बैठक खत्म होगी और उसके बाद बहुत सी तस्वीरें साफ होगी, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है, यही लग रहा है कि सरकार को सदन के बाहर और अंदर कहीं ना कहीं ये बीजेपी की तरफ से घेरने की कोशिश तो की जाएगी। सनी, एक चीज़, आप वहाँ चूँकि मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर में, एक चीज़ ये टटोलने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा जब नेता आप लोगों से, मीडिया से जब बात करें। आप यह देख पा रहे होंगे कि जब से हेमंत सोरेन को ये कथित ज़मीन घोटाले मामले में बेल मिला है और उस पे जो हाईकोर्ट के जो टिप्पणी थी उनको लेकर के, हेमंत सोरेन को लेकर के, एक चीज़ अब उस तरीके से अटैकिंग मोड में भाजपा भ्रष्टाचार को लेकर के एटलीस्ट दिखाई नहीं दे रही है। जिस आक्रामकता के साथ हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले या जेल में रहने के दौरान बीजेपी जिस तरीके से, या बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं खास करके, वो जिस तरीके से भ्रष्टाचार को आधार बना करके आक्रामकता से हमलावर रहते थे हेमंत सोरेन और जेएमएम और पूरे इंडिया अलायंस पे, वो चीज़ें दिख नहीं रही है। इसके पीछे अगर आप ही से समझने की कोशिश करें फिलहाल, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है बेल देने के दौरान, वो एक बड़ा हथियार अब हेमंत सोरेन और इंडिया अलायंस के लिए बन गया है और यही वजह है कि भ्रष्टाचार से थोड़ा किनारे करके जो है रोजगार, नौकरी और लॉ एंड ऑर्डर जैसे जो चीज़ें हैं उसको लेकर के अब ये लोग हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के परिणाम में कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो गया भाजपा को कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर बहुत चुनावी मैदान में उतना फायदेमंद नहीं हो सकता
और यही वजह है कि अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जब भाजपा जुटी है तो भ्रष्टाचार का मसला पीछे हो गया है। और यही वजह है कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि आप देखिए कि भ्रष्टाचार के मसले को धीरे धीरे भाजपा भूल रही है। आपको याद नहीं होगा कि लास्ट टाइम भ्रष्टाचार के मसले पर कब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हो, लेकिन आपको ये याद होगा कि नौकरी रोजगार के मसले को लेकर कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक हो चुके हैं। एक एक परीक्षा में हुई गड़बड़ी जो आरोप लगा रहे हैं छात्र, उसे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से लेकर बीजेपी के विधायक समझ रहे हैं और समझकर उसे बाकायदा मुखरता के साथ उठा रहे हैं, ताकि छात्र और युवा भी समझे कि उनके बात को, उनके दर्द को जो बीजेपी के विधायक हैं वो समझ रहे हैं और उनकी बात को उठा भी रहे हैं। आप देखें कि यही दृश्य जो है 2019 चुनाव से पहले ठीक हेमंत सोरेन के साथ था। जिन लोगों में भी नाराजगी थी उसके लिए दरवाजा खुला था हेमंत सोरेन का, और हेमंत सोरेन से जाकर मिल रहे थे सभी और वहां अपना दुखड़ा सुना रहे थे और हेमंत सोरेन उन्हें आश्वस्त कर रहे थे। अब देखिए कि वही रोल में यहाँ पर बीजेपी के तमाम विधायक और जिस तरह से अमर बावरी और बाबूलाल मरांडी नेतृत्व कर रहे हैं तो इनके प्रति दिख रहा है। बाबूलाल मरांडी से आवास पर भी जाकर छात्र मिल रहे हैं, बावरी जी खुद जाकर धरना स्थल पर जाकर छात्रों से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि पूरी तरह से नौकरी और रोजगार के मसले को लेकर ही मुखरता से बीजेपी मैदान में है और यही वजह है कि उनसे मिल रही है और उनकी बातें उठा रही है। बिल्कुल सनी, आप नज़र बनाए रखिए और जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी तो आप अपडेट करते रहिएगा। पांडे जी, ये जो बीजेपी क्या रणनीति बदल रही है हेमंत सोरेन को घेरने के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस को घेरने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि उनकी रणनीति जो थी वो तो एक तरीके से यूँ कहे कि उतनी सक्सेस नहीं कर पाई। तो अब ऐसा मुद्दा उठाया जाए जो राज्य के सभी जनमानस को टच करता है। वो क्या है? विकास के अधूरे काम, सरकार के द्वारा किए गए 2019 के इलेक्शन में वादे, बेरोजगारी, बालू, अपराध, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे राज्य के लोगों को टच करते हैं। वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आए, एसटी से आए, एससी से आए, ओबीसी से आए, जनरल से आए, तो वैसे मुद्दों को अब प्राथमिकता पे रखने की कोशिश हो रही है बीजेपी की ओर से। लेकिन हेमंत जी इन सब के इतर जो हेमंत जी के दिमाग में चल रहा है या जेएमएम के या पूरे इंडिया अलायंस के दिमाग में चल रहा है वो ये है कि ये झारखंड के लोगों को लगे कि ये झारखंडी की सरकार है, ये झारखंडियों की। तो ठीक है कि झारखंडी की सरकार है, अगर बीजेपी कुछ भी दावा कर ले या बोल ले तो ये तो है, ये सच्चाई है, इसमें कौन के खारिज कर रहा है इस दावे को। लेकिन युवा परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इन सवालों का क्या जवाब है? इन सवालों का जवाब है कि थोड़े अगर उठे भी हैं तो बाकी वोट को कंसोलिडेट कर लो। ये तो अंक गणित का खेल है, सबको खुश करना लोकतंत्र का काम थोड़ी है। मोर देन 50% को आप खुश कर लीजिए, यही लोकतंत्र है। लेकिन यूथ की भूमिका क्या है पूरे समाज में? आप अगर देखें तो यूथ वो एक दूसरे को प्रभावी करने वाला बिरादरी है, वो एक दूसरे को कन्विंस कर सकता है, तो वो तो नुकसान साबित हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, अलायंस के लिए। जब रघुवर दास की सरकार थी तो 1 लाख से अधिक बीजेपी का दावा है कि हमने वैकेंसियाँ दी। एक ही दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने प्राइवेट 1 लाख नौकरी बांटने का, एक ही दिन में, जो वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बीजेपी का दावा है। हाँ, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कह रहे हैं, मेंशन है, देख लीजिए, प्राइवेट में 1 लाख। तो बोले फलाफल क्या आया? लेकिन उसका हस्र भी मालूम है सबको कि 6000 चेन्नई में जा करके फिर वहाँ से वापस आना, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो वो जब रोष आया तो वो किसके नाम पे आया था कि ये सरकार ने क्या कहा? सरकार ने ये कहा कि बेरोजगारों को इन्होंने वैकेंसी नहीं दिया, इन्होंने कहा कि बाहरियों से भर दिया, ये आरोप लगा। एक रघुवर दास की सरकार ने जेपीएससी कंडक्ट नहीं किया, उनके एसएससी भी 2016 से एग्जाम नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन उनके अलावा जो भी सिपाही हो, सहायक पुलिस हो या बहुत सारे वैकेंसी उन्होंने वन विभाग में हो, पहाड़िया बटालियन, नियुक्तियां हुई है। हाँ। और इसको कोई खारिज नहीं कर सकता है, रघुवर दास के नेतृत्व में नौकरियां मिली। हाँ, तो अब रहा बात कि हेमंत जी इतना या इंडिया अलायंस इतना क्यों अपने आप को मजबूत समझ रहा है। अगर ये जैसे है कि भाई अपराध या, तो देखिए, मर्डर इज़ नॉट ए क्राइम,
अधिकारी ऐसे समझाते हैं। मर्डर तो किसी का भी हो सकता है, अगर आपसे हमको गुस्सा है हम यहीं पे गोली मार देंगे। संगठित अपराध जो होता है उसको सरकार देखती है कि उसको नियंत्रण करे, तो उस आंकड़े को देखेगी। मतलब घटना के बाद अपराधियों को कैसे पकड़ा जा रहा है, नहीं पकड़ा जा रहा है, उस पे सवाल उठा। हाँ, और जैसा पुलिस का स्टेटमेंट होता है कि मर्डर इज़ नॉट ए क्राइम, सरकार का भी ऐसा ही स्टेटमेंट होता है। सरकार नहीं मानती है इस चीज़ को, क्योंकि वो कहती है किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। सड़क लूट हो गया तब ये सरकार का फेल्योर है, घर में सेंधमारी हो गई, चोरी बढ़ रही है, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, इसको सरकार मानती है कि हाँ ये हमारा फेल्योर है। लेकिन एनसीआरबी का जो डाटा है इसको लेकर के भी तो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है ना कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि बाकी दूसरे राज्यों बीजेपी शासित है वहाँ भी बढ़ रहे हैं। तर्क है हर दोनों तरफ, लेकिन वोटर लोग भी दोनों तरफ हैं। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के वो जो औपचारिकता है, कल विशेष सत्र में भाषणबाजी होगा, हेमंत सोरेन अपने तरीके से बताएंगे पूरे स्टेट को कि कैसे उनको कथित जमीन घोटाले मामले में फंसाया गया, किस तरीके से उनको जेल भेजा गया, कैसे उनको अपदस्थ किया गया। और दूसरे तरफ बीजेपी के लोग रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर और तमाम इस तरीके की जन समस्याओं को लेकर के सवाल खड़ा करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो कहेंगे ईडी ने इनको गिरफ्तार किया, कोर्ट ने बेल दिया, ये बीजेपी को दोषी मान रहा है अध्यक्ष महोदय, कैसे ये कोरिलेट ही नहीं होता। ये तो सवाल कर ले ईडी से या न्यायालय से। और अभी निचली अदालत वो कहेंगे कि ये तो हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए ईडी को, या उतना तक हेमंत जी को इंतजार करना चाहिए। और हेमंत जी वो बताएंगे कि ये सब चलते रहेगा। कुल मिलाकर के पांडे जी, ये जो बहस का जो सिलसिला है वो सदन के अंदर चलेगा और सदन के बाहर तो चल ही रहा है, जो जारी रहेगा। बिल्कुल, चुनाव भी आने वाला है तो और तेजी से यह चीजें बढ़ेंगी। लेकिन हो सकता है मुख्यमंत्री एक बात पूरी प्रमुखता और रेखांकित करके बोले, वो आगे आने वाले दिनों में किन किन को नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं, वो चीज वो कह सकते हैं। उस पे तो पूरी नजर रहेगी फॉलोअप की कि मुख्यमंत्री पॉलिटिकल बयानों से इतर और सदन में क्या महत्वपूर्ण बोलते हैं जो लोगों को प्रभावित करने वाला है, आम लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को। लेकिन अब हम लोग चर्चा फिर से मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह पर आते हैं। इरफान अंसारी को लेकर के यह स्पष्ट है लगभग, हालांकि आखिरी कुछ भी नहीं है राजनीति में। बार बार हम लोग जब यह चर्चा करते हैं तो बोलते हैं कि आखिरी समय में क्या कुछ होगा वो जब तक हो न जाए तब तक उसको माना नहीं जाए। लेकिन चर्चा में यही है कि आलमगीर आलम के जगह पे इरफान अंसारी, जो जामताड़ा से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, वो मंत्री लगभग तय माना जा रहा है कि वो कल बनने जा रहे हैं। दूसरा 12वें मंत्री के तौर पे बैजनाथ राम, जिनका पिछले दफ़ा भी चंपई कैबिनेट में नाम तय हो गया था, वारंट जारी हो गया था, वो राजभवन तक संभवतः पहुंच भी गए थे, उनकी फैमिली के लोग पहुंच गए थे, लेकिन अचानक से जो है उनका नाम उस सूची से हटा दिया गया जिसमें मंत्रियों को शपथ लेना था। फिर से चर्चा में आ गए हैं बैजनाथ राम की। अब जबकि 3 से 4 महीने का वक्त है, उनको मंत्री बनाया जाएगा, दलित समाज में एक मैसेज दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और है ठोस तरीके का कोई बातचीत, या फिर सिर्फ कयास में ही है? नहीं, इसके बाद जो यहाँ बैठक खत्म होने के बाद जो कांग्रेस बैठक करेगी गुपचुप तरीके से, वो ठोस है, वो विधायक दल का नेता को चयन को लेकर। दरअसल विधायक दल का नेता भी थे आलमगीर आलम, तो इस बार ये पद किसको मिले, क्या किसी आदिवासी को मिले या जनरल कैटेगरी के लोगों को मिले या ओबीसी को? अध्यक्ष हैं आपके जनरल कैटेगरी से, तो अब ये है कि विक्सल कोंगाड़ी भी 2 बार जीत गए हैं। अगर मंत्रियों के इतर किसी को विधायक दल का बनाया जाए, और रामचंद्र सिंह जो है वो भी, तो ये दोनों का नाम है। इनके अलावा अगर मंत्री में बनाया जाए तो सर्वाधिक नाम जो है वो बन्ना गुप्ता का है। तो जाति समीकरण के लिहाज से भी देखें तो विक्सल कोंगाड़ी क्रिश्चियन समुदाय से मेरे पास जो खबर है कि रामचंद्र सिंह के नाम पे भी विचार हो रहा है कि रामचंद्र सिंह ट्राइबल भी हैं और सीनियर लीडर भी हैं कांग्रेस के, तो उनके नाम पे सहमति बन सकती है, ऐसी सूचना जो है मेरे पास है। नहीं, प्रदेश की ये पुख्ता सूचना है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व करता है झारखंड में, उन लोगों से बातचीत के मुताबिक यह नाम सामने आया, और मैं यह मान करके चल रहा हूँ कि वो विधायक दल के नेता हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं।
लेकिन मैंने बताया ना, चूँकि प्रदीप यादव उपनेता हैं, भले उनको कांग्रेस का ये नहीं मिला अभी तक, कांग्रेस के विधायक होने का सदन के अंदर। हाँ, तो उसके अलावा अब जो सीनियर लीडर बचे हैं उसमें से देखा जा रहा है कि किसको चांसेस मिलना चाहिए। तो चूँकि जनरल कैटेगरी से अध्यक्ष हैं खुद, ओबीसी कैटेगरी से अगर मिनिस्टर होते हैं ये, तो अब बचा कौन ऐसा आदमी है जो है, जैसे रामेश्वर ओरांव का भी बात चल रहा है कि रामेश्वर ओरांव को भी ये पद दिया जा सके। हालांकि रामेश्वर ओरांव की दिली इच्छा नहीं है इस पद को लेने के लिए, लेकिन अगर पार्टी अगर ऐसा करती है तो उसके अलावा बन्ना गुप्ता हैं, मतलब अगर एसटी कैटेगरी से हटा दे तो, और एसटी कैटेगरी में 3 हैं, विक्सल कोंगाड़ी हो गए, वो क्रिश्चियन समुदाय से भी आते हैं, कोल्हान का भी एरिया वो सिमडेगा, और उस वहाँ से लोगों ने इस बार विधायक एक तरीके से कहें सांसद जिताया है, वोट पड़ा है, अच्छा खूंटी वाला सीट है लोकसभा में, वहाँ से लीडर, तो उस एरिया को भी कवर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी है। और दूसरी बात, उनकी सबसे प्रबल चांसेस ये हो रही है क्योंकि पलामू प्रमंडल में एक रिप्रेजेंटेशन चला जाएगा, इस वजह से उनकी भी चर्चा हो रही है। तो वो भी मतलब विधायक दल के बैठक हमको लगता है कि आज ही रात से तो एक नाम पे चर्चा करेंगे तो सारा नाम ही आ जाएगा। यही 3 नाम है, यही 3 नाम पे विधायक दल तो में अभी कुल मिलाकर के जो बैठकों का दौर है वो जारी है, चाहे वो इंडिया अलायंस के विधायक दल का बैठक हो या फिर बीजेपी के विधायक दल का बैठक हो, अभी बैठक जो है वो जारी है। बैठक में क्या कुछ निकलता है वो देर रात तक ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन एक जो सब कुछ स्पष्ट है वो ये है कि कल हेमंत सोरेन बहुमत हासिल करेंगे और जो आंकड़े हैं वो उनके पास पर्याप्त हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। पूरे राज्य की निगाहें और मीडिया कर्मियों की, हम सब की जो निगाहें हैं वो कल राजभवन में होने वाले मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह का है कि उसमें कौन से चेहरे शामिल रहेंगे, क्या कुछ नए लोगों को भी मौका मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो अब जो खबर है वही खबर है, इसमें क्या कुछ निकल करके आता है फिर से हम लोग जब कोई नया अपडेट आता है तो आपके समक्ष जो है हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।